नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। टिहरी गढ़वाल में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा, ऐसे आयोजन युवाओं में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं समापन समारोह में विभिन्न खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मानित और किया गया। साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित भी करते नजर आए। टिहरी गढ़वाल में खेलकूद महोत्सव का समापन। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा, एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा, आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया। हमारे उत्तराखंड में चाहे बद्रीनाथ भगवान का प्रांगण हो या बाबा केदार का स्थान हो, दोनों ही स्थानों पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, मास्टर प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आज हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रही है। इसके साथ साथ हम श्रीकृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अभूतपूर्व काम जो उनके द्वारा किया गया है, उसका सकारात्मक प्रभाव आज एक एक गांव-गांव में दिखाई दे रहा है। एक समय था जब लोग कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम पदकों की जब दौड़ होती थी, उस पदकों की दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाते थे, हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल दिया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महोत्सव के माध्यम से हमारी विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष आपने देखा होगा, उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पूरे देश के खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर गए। अच्छा अनुभव ही नहीं लेकर गए, वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के गए कि उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे प्रकार से खेलों का आयोजन हुआ। वहीं हमारे खिलाड़ियों ने भी पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक राष्ट्रीय खेलों में जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने किया। आज हम उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गए हैं। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लग गया है। हमारी सरकार जल्दी ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जहां हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा बच्चे प्रशिक्षण भी लेंगे और उनको अनेक प्रकार के अवसर भी वहां से मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थौलदार क्षेत्र के युवा भी इन अकादमियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, मैं भली भांति जानता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे राज्य के विकास और देवभूमि के वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। इसलिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि थौलदार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, यहां की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। इस क्षेत्र में जो प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार द्वारा नई टेहरी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। हम लगभग 1300 करोड़ की लागत से टिहरी झील एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही टिहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। हम टिहरी झील को विश्व के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से यहां पर कैकिंग, कनोइंग, पैराग्लाइडिंग जैसी खेलों की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। आप सबको देखा होगा, राष्ट्रीय खेलों के भी आयोजन हुए, स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी हुई। अभी नवंबर माह में ही वहां पर एक बड़े राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतना ही नहीं, अड़तीसवीं राष्ट्रीय खेलों में भी कई आयोजन टिहरी झील में किए गए। हमने टिहरी में के तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित करके उसे एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी काम किया है। और मुझे खुशी है कि अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल के बड़े मशहूर पत्रकार थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं टिहरी के तिवाड़ गांव में रात में रुक के आ रहा हूं, वहां पर होम स्टे के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से ये क्षेत्र हमारे आज पर्यटन के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक जनपद 2 उत्पाद योजनाओं, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो, जिसमें हमारी बहनों के द्वारा जिनका पहला स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर मैंने उनके स्टॉल में जाकर सारे देखे। यहाँ की राजमा भी था, दाल भी थी, और प्रकार के हमारे कई प्रकार के झंगोरा भी था, लेकिन मुझे लाल चावल नहीं दिखाई थे उसमें। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लाल चावल क्यों नहीं लगाया आपने, तो मुझे लगता है कि कहीं नीचे दबा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं था उसमें। लेकिन आज हमारे इन उत्पादों की मांग पूरे देश और दुनिया के अंदर बढ़ रही है, और इसके माध्यम से आज हमारी स्वयं सहायता समूह, हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारे ये जो मोटा अनाज जिसको बोलते थे, उसकी मांग आज पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रही है। होम स्टे योजना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है। लखपति दीदी योजना, स्टेट मिलेट मिशन, सौर स्वरोजगार योजना, हमारे तोमर जी यहां बैठे हैं, इन्होंने बिजली का बड़ा शानदार काम किया है। मैं खुद उनके उस प्रोजेक्ट को वहां देखने गया था। इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमारे स्थानीय जो नागरिक हैं, उनको रोजगार के नए नए अवसर आज उपलब्ध हो रहे हैं। फिल्म शूटिंग के लिए भी, आज फिल्म शूटिंग के लिए भी हमारा राज्य पूरे देश के अंदर सबसे पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो मेड इन उत्तराखंड की अपील पूरे देशवासियों से की है, अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी एक पहचान बन रही है। लोग अपने बच्चों के मंगल कार्यों के लिए, विवाह इत्यादि के लिए उत्तराखंड को अपनी पहली प्राथमिकताओं में रख रहे हैं और अपने बच्चों के मंगल कार्य यहां कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यही कारण है कि हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज अनेक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़ती है। हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन हैं,
जो कई वर्षों पहले उनके माता पिता, उनके पैतृक स्थान यहां थे, लेकिन वो किसी न किसी कारण से आज देश और दुनिया में रहते हैं, वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है, तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। और अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन, जो लोग वापस अपने गांवों को लौट कर आ रहे हैं, उसमें 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने में भी देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी, उसके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की जारी रिपोर्ट में 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमको उत्तराखंड को देश के अंदर उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, जहां हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ देवभूमि का जो सांस्कृतिक मूल्य है, यहां की जो डेमोग्राफी है, उसको भी हम संरक्षित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने जहां एक और प्रदेश में दंगा नियंत्रण का कानून बनाया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। तो इसके साथ साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में सख्त भू कानून लागू किया है ताकि भू माफियाओं से उत्तराखंड की जमीनों को बचाया जा सके, हमारे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा हमने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, या जो भी लोग धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले, छद्म वेश धारण करके अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते थे, भरमाने का काम करते थे, ऐसे जिहादियों को भी पकड़ने का काम किया है। और वो जहां से आए हैं उनको वहीं भेजने का काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उनको वापस वहीं भेज रहे हैं जहां से आए हैं। और यही लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए हमने 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 600 के करीब अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने प्रदेश में अभी नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और इसके परिणाम अगले 1 वर्ष के अंदर दिखाई देंगे। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर कोई भी मदरसा जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे मदरसों में ताला लगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, भाइयों बहनों, मैं चुनाव से पहले आप सबके बीच में आया था भाई प्रीतम सिंह जी के लिए, आप सबसे निवेदन करने के लिए। और तब हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। और ये प्रदेश गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश का प्रदेश है। ये हमारा प्रदेश 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में रहने वाला चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को वचन दिया था, ये वचन हमने निभाया है। आज उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। वहीं हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज अभी तक प्रदेश में 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त।
तो वहीं न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून में आयोजित हुआ, जहां उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं समारोह में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के कार्यभार संभालने से उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अंकिता भंडारी मामले से जुड़े एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा देहरादून के थाना बसंत विहार में दर्ज किया गया है। आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि पद्मश्री और आपको बताते चले डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें वो एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थे। वहीं इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। प्रेस वार्ता में आईजी गढ़वाल ने स्पष्ट किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने शुरुआत से ही त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया, जिससे गहन जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। वहीं इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है बसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में, एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 बीएनएस। इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर पुराविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच एजेंसी को ये भेजा जाएगा। आप सबके माध्यम से ये हम अवगत कराना चाहते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन और हमारा शासन इस प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर है। तो वहीं हरिद्वार में सांसद डॉक्टर नरेश बंसल की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। सांसद ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने और शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा और एनसीसी एनएसएस छात्रों को ट्रैफिक कंट्रोल प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। वहीं बैठक में ब्लॉक स्पॉट सुधार, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, क्रॉस बैरियर और प्रवेश हॉर्न पर नियंत्रण के आदेश भी दिए। वहीं परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी कैलेंडर जारी किया और अधिकारियों कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई। वहीं सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता वाहन रैली को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा माह ये चल रहा है। पूरे देश भर में इस प्रकार की सड़क से संबंधित समस्याओं का, दुर्घटनाओं का एक रिव्यू, एक अवेयरनेस, ये सब इसमें होता है। उसी के अंतर्गत आज हरिद्वार जिले की यह समीक्षा थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ के सभी विभागों के तालमेल से चालान भी बढ़े हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है और दुर्घटनाओं में कैजुअलिटीज में कमी आई है। प्रोत्साहन के माध्यम से अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है कि दुर्घटना होने पर उनको हॉस्पिटलाइज करना ये आम नागरिक अपना कर्तव्य समझने लगा है। तो इसके कारण बड़ी कैजुअलिटीज में कमी आई है। तो इसके लिए मैं सबको इनको बधाई भी देता हूं और आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं। तो वहीं रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने निर्वाचन कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। ये सम्मान एसआईआर कार्य में बेहतरीन योगदान देने वाले बीएलओ को उनके समर्पण और मेहनत के लिए दिया गया। इस अवसर पर 9 महिलाएं बीएलओ और 1 पुरुष बीएलओ को शॉल, पेन और डायरी भेंट कर सम्मानित किया गया।
वहीं हम आपको बताते चले कि सम्मान समारोह के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका सबसे अहम होती है। एसआर एक्टिविटी चल रहा है, उसके दौरान हमारा सभी बीएलओ अपना अपना क्षेत्र में हर घर जाके 2025 का आज के दिन का सूची है, उस मतदाताओं को 2003 के सूची से मिलान का कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान सबसे अच्छा करने वाले सभी हमारा चारों विधानसभा में बीएलओ थे, उनको हमने किस किसने 1000 के आसपास और 100% तक लगातार कर रहे थे, उनको आज सम्मानित किया है ताकि बाकी बीएलओ को भी इससे उत्तेजन मिले और सभी लोग अपना प्रगति और लाए। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को से यही कहता हूं कि हमारा बीएलओ अपना घर में आ रहा है, तो आपका घर पे आते वक्त जरूर आप 2003 का सूची में या अपना खुद का नाम या अपना पिता का या दादा का नाम हो, उनका भाग संख्या और क्रम संख्या साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर के साथ ये सूचना अपना बीएलओ को दे दे ताकि अपना बीएलओ ऐप में भी वो मैप करे और एसआईआर के टाइम में आपको ज्यादा दस्तावेज देने का और जरूरत ना पड़े। तो वहीं धार्मिक नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी में आपको बता दें, तीर्थ पुरोहितों ने सख्ती बढ़ा दी है। घाटों के आसपास गैर हिंदू दुकानदारों और कर्मचारियों की पहचान के लिए आधार कार्ड से चेकिंग शुरू कर दी गई। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यह पहल कुंभ 2027 से पहले हर की पैड़ी और आसपास के पवित्र क्षेत्र की शुद्धता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। घाटों के पास दुकानों, ठेलों और प्रसाद बेचने वालों से उनकी पहचान पूछी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह अभियान आने वाले दिनों में और अधिक सख्त किया जा सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था की बहस को जन्म दे सकता है। 16 में जिस समय गंगा पर बांध बनने की चिंता करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन की स्वीकार्यता को मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने और भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस आंदोलन का जब नेतृत्व किया, तो ये गंगा की अविच्छिन्नता अविरलता को तय करते हुए एक अनुबंध हुआ था। उसी प्रकार सने सने चलते हुए विभिन्न प्रकार की चीजें चलती रही। तब 1935 में नगर पालिका बायलॉज में एक संशोधन, एक नियम बनाए गए कि घाटों की पवित्रता, श्रद्धालुओं के तीर्थ यात्रा की सुरक्षा एवं तीर्थ पुरोहितों के कार्य करने की सुगमता, इन सब विषयों पर चिंता की गई थी। क्योंकि सने सने उस समय भी उस संभ्रांत माहौल में भी चीजें बिगड़ रही थी, इसलिए तब वो चिंता की गई थी। आज देश में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं कि भारत के अंदर ही रहकर धर्म विरोधी कृत्य करने वाले बहुत सारे लोग अनाधिकार चेष्टा करते हुए हमारे श्रद्धालुओं की यात्रा को खंडित, भंगित और अपवित्र करने का काम करते हैं। हमने चिंता जाहिर की है कि चूंकि पहले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित थी, घाटों के क्षेत्र सीमित थे, एक नगर पालिका क्षेत्र सीमित था, आज नगर पालिका से नगर निगम बन गए, अन्य नगर निगम शामिल हो गए, अन्य घाटों का विस्तारीकरण हो गया। इनकी चिंता हमने सरकार से की है, क्यों ना इस पूरे कुंभ क्षेत्र को जो आप बना रहे हैं, कुंभ क्षेत्र बहुत विस्तार, तो क्यों ना आप जो है इसका पूरे कुंभ क्षेत्र में इसका पालन कर दिया जाए। तो यह चिंता सरकार को भी वाजिब लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चूंकि उनको धर्म रक्षक की संज्ञा दी जाती है, वो सनातन धर्म की चीजों के प्रति गंभीरता से चीजों को ध्यान में लेते हैं, इसलिए वो इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको एक मजबूती प्रदान करेंगे क्योंकि आगे तक भी कभी ये चीजें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के